बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, हम जानते हैं कि आज से कुछ वक्त पहले एक 5 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला दिया था 13 दिसंबर की तारीख को कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं हो सकता। 5 रुकनी बेंच था, जस्टिस एजाजुल एहसन उसको लीड कर रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि ऐसा वक्त भी आ गया कि जस्टिस एजाजुल एहसन को काजी फायज ईसा के दौर में इस्तीफा देके जाना पड़ा, जबकि वो नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस थे। आज हमारे आईनी बेंच ने, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बना है, उसने ये फैसला दिया है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है। और यकीनन बहुत दिलचस्प मुकालमा भी हुआ वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब और हमारे ऑनरेबल जजेस के दरमियान। पूछा गया कि क्या एग्जीक्यूटिव भी खुद जज बन सकता है। बहुत बड़ा सवाल जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने आज उठाया है, जो मैं समझता हूं कौम की दिल की आवाज है। और क्या आज हमारे अदलिया ने यह भी मान लिया है कि हमारी जो कोर्ट्स सिविलियन सिस्टम के तहत चल रही हैं, पाकिस्तानी शहरी जो चला रहे हैं, वो शायद अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा नहीं सकते, अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं। इसलिए शायद उनकी नज़र में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल सिविलियंस का होना चाहिए, जो कि आज फैसले में कह दिया गया है। तो यकीनन ख्वाजा हारिस साहब से बहुत सारे सवाल ही पूछे गए जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनसे पूछा गया कि क्या कहते हैं आप कि अगर कोई किसी चौकी के बाहर एक शख्स जाने की कोशिश करे और कोई फौजी उसको रोके और वो ना रोके, तो क्या उसका भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा। यकीनन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और लीगल लकूनास हैं जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। एक्सपर्ट से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए एक अच्छा फैसला है, या फिर निज़ाम अदल ने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर लिया है कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क में आज 26-27 लाख केसेस पेंडिंग है। और चाहे कोई आईनी बेंच बने, नई अदालत बने, ये 26 लाख पेंडिंग केसेस पाकिस्तानियों के चेहरों को यकीनन उदास कर रहे हैं और सोचने पर मजबूर भी ये कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या निज़ाम है। खैर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुज़ाकरात की। तो मुज़ाकरात में डेवलपमेंट बड़ी ये हुई है कि अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन ने ये बता दिया है कि अली अमीन गंडापुर डील की ऑफर लेकर आए थे। अली अमीन गंडापुर बैकडोर नेगोशिएशंस कर रहे हैं। ये बात काफी वक्त से चल रही है कि मुज़ाकराती कमेटी तो बज़ाहिर ऑन द कवर ऑफ द बुक नेगोशिएशंस कर रही है, लेकिन पीछे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले हमने सुना था कि बुशरा बीबी कर रही हैं, फिर हमने सुना आज अलीमा खान के मुंह से कि वो अली अमीन गंडापुर हैं जो डील लेकर आए थे। इससे साबित हो जाता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनको लगता है कि शायद खान कोई डील मान लेंगे, लेकिन खान ने कह दिया कि मैं कोई डील नहीं मानूंगा। और ये भी वाज़ेह कर दिया आज जो मुज़ाकराती कमेटी है पीटीआई की, इसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है, कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान जेल में आज जेल हुकाम से पूछते रहे कि क्या मुज़ाकराती कमेटी आई है, क्या वो पहुंचे, क्या वो आए, और उनको यही जवाब मिला कि नहीं आए। लेकिन इमरान खान साहब को आज अदालत के अंदर गैर रस्मी गुफ्तगू करने की इजाज़त दे दी गई, जिसके अंदर उन्होंने अपना स्टांस दोहराया कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर का अगर मवाजना हम माजी से करते हैं, क्योंकि वो उनकी नज़र में उन्होंने सारे मार्शल लॉज देखे हैं, तो उनकी नज़र में याया खान के मार्शल लॉ से आज के दौर का मवाजना किया जा सकता है, कंपैरिजन किया जा सकता है। पूछेंगे अपने मेहमानों से आज, यकीन याया खान ने भी बड़े कमाल काम किए होंगे जो आज के दौर का उनसे मवाजना किया जा रहा है, तो वो कौन से काम थे। इसके अलावा आज हमारे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने हुकूमती राइट साइजिंग कमेटी के 6 माह बाद अपनी परफॉर्मेंस से आगाह करने के लिए कौम के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दीगर वज़रा भी उनके साथ मौजूद थे और बताया कि 45 वजारतें वफाकी हुकूमत की जिनके अंदर राइट साइजिंग की जा रही है। बताया कि उन 45 वजारतों के अंदर 400 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर हम लोगों की कटौतियां कर रहे हैं, और बता दिया कि 400 में से बहुत सारे ऐसे हैं, 1.5 लाख के करीब ऐसी आसामियां हैं जो ख़त्म कर दी गई हैं और हुकूमत के अब पैसे जो हैं कम खर्च होंगे। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ये रिकॉर्ड सामने आया है कि इस हुकूमत ने एक साल के अंदर 6,950 अरब के कर्जे लिए हैं। यकीनन इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और कुर्रम की सिचुएशन भी मैं तफसीलन गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं बड़े कमाल मेहमान, विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए कानून और इंसाफ, थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। कामरान बंगश ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया बंगश साहब आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी से नजमी आलम साहब मौजूद है, मेरे बड़े मोहतरम है, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू नजमी साहब आपके वक्त के लिए। और नवीद कमर साहब हमें आगे चल के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं बैरिस्टर साहब आपसे। बैरिस्टर साहब, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल,
पहले भी तो एक 5 रुकनी बेंच ने एजाजुल एहसन की सरबराही में फैसला दिया था कि नहीं होना चाहिए। आज 26वीं आईनी तरमीम के जो समरात हैं वो लोग समझ रहे हैं कि हुकूमत को मिल रहे हैं, ताकतवर लोगों को मिल रहे हैं, और जो आज फैसला आया है उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? डू यू थिंक एज ए वकील इस सिस्टम का हिस्सा होने के नाते क्या इस सिस्टम ने आज एतराफ़ कर लिया बैरिस्टर साहब कि इस सिस्टम फेल हो गया है, इसीलिए मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जरूरी है? योर व्यूज ऑन इट सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि मामला सब जुडिस है और कल की जो भी कॉज लिस्ट थी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उन्होंने उस कॉज लिस्ट को ख़त्म किया और स्पेसिफिकली इस केस के ऊपर बात होगी। काफ़ी उन्होंने आज की जो प्रोसीडिंग्स चली हैं, मैंने उसको फॉलो भी किया है, देखा भी है, काफ़ी वैलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, जहाँ पे ये बात है की जा रही है कि शायद 5 रुकनी बेंच ने पहले मना कर दिया था और स्टॉप किया था कि मिलिट्री। सर प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, प्लीज कंटिन्यू सर। ये जो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता हमारे जस्टिस जमाल मंदोखेल का, इसके ऊपर भी राय दीजिएगा सर प्लीज। देखिए, यही बात है, जब हमने 26वीं आईनी तरमीम की थी तो हमने यही उस टाइम भी कहा था कि अदलिया जो है एग्जीक्यूटिव के मामलात में या लेजिस्लेचर के मामलात में वो मुदाखलत नहीं कर सकती। जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है या सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, उसको मलूज़े खातिर रखते हुए जो कॉमन लॉ हमें बताता है कि लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो एक अपने अपना काम उनका विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क या स्कीम ऑफ थिंग्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो तमाम तर चीजें दर्ज हैं। अब एक दूसरे की पावर्स के ऊपर या एक दूसरे के मैंडेट के ऊपर या एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसके ऊपर इंग्रेस करना बिल्कुल कायतन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां पे कॉज़ाई जुडिशल फोरम्स मौजूद हैं या जहां पे जुडिशल सिस्टम्स इन इटसेल्फ विद इन एन इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, वहां पे बिल्कुल मामलात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अगर एग्जांपल दूं मिलिट्री कोर्ट्स की, तो क्या मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन उनके अपना मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद नहीं है? एंड दिस इज ऑब्वियसली फ्रॉम द इंसेप्शन कि उनके मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं, दुनिया पूरी में मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि 5 रुकनी बेंच ने उस वक्त बिल्कुल जजमेंट दी थी, लेकिन ये इसी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कंडीशनल अप्रूवल दिया है कि जो भी जजमेंट्स हो, जो भी फैसला हो, वेदर एक्विटल है या सेंटेंसेस हैं, उसको प्रोनाउंस करने के लिए हम आपको कंडीशनल अप्रूवल दे रहे हैं और कंडीशनल अप्रूवल दिया। इसी तरह आपको याद होगा कि मार्च के महीने में 23 लोगों को रिहा किया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, या उनकी सेंटेंसेस जो कंप्लीट हो गई थी उस वक्त की तो उनको रिलीज कर दिया गया। अभी जो बाकी 85 लोग हैं जिनको सजाएं हुए हैं, उसके बाद उसी प्रोसीजर को, जो ड्यू प्रोसेस का प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए, फेयर ट्रायल के तकाजों को फॉलो करते हुए, क्योंकि किसी का ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हुआ, किसी को वकील ना करने से मैं आपका छोटा भाई होने के नाते एक सवाल करना चाहता हूं, एक पाकिस्तानी होने के नाते बैरिस्टर साहब, आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आप वजीर आजम के मुशीर नहीं हैं। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आप सिर्फ एक पाकिस्तानी हैं और आपका पेशा वकालत है, आप अदलो इंसाफ के निजाम से जुड़े हैं। आप मुतमईन हैं सर? आपको लगता है कि वी आर इन द राइट प्लेस सर? देखिए, मैं मुतमईन हूं इस हवाले से कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर या मेरे क्लाइंट के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसका केस फाइट आउट कर सकता हूं, और फिर इवेंचुअली अगर उसको खुदा ना खास्ता सजा होती है तो फिर थ्रू एन अपील्स प्रोसीजर या जो अपीलेट फोरम है उसको बरूए कार लाते हुए अगर उसकी अपील के ऊपर मैं कोई फेवरेबल डिसीजन ले लेता हूं, उसका एक्विटल हो जाता है या उसकी माफी हो जाती है, तो देन ऑफ कोर्स। लेकिन ये आप बताएं कि बसीयत पाकिस्तानी, मैं आपका छोटा भाई होने के नाते या बड़ा भाई कह लें, आइदर वे, मैं अगर आपको ये कहूं कि आप एक एंकर नहीं है और आप एक टीवी स्टेशन से या टीवी चैनल से मुंसलिक नहीं है और आप एक नॉर्मल सिटीजन बसीयत पाकिस्तानी, हमें अवाम की नुमाइंदगी करनी है सर, रिप्रेजेंटेटिव है अवाम के सर, नुमाइंदगी कर, आप में 9th को अल्लाह ना करे जो एक अनफॉर्चुनेट डे है, आप अपना पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए कानून अपने हाथों में ले लें और फिर तोड़ फोड़ करें और फिर एक ऐसा सानिया कर दें, तो ये भी तो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करते। बिल्कुल ठीक सर, लेकिन जो पीटीआई के साथ उसके बाद हुआ सर, वो तो मेरे ख्याल से उनको बड़ी अच्छी सजा मिल गई, उनका लीडर जेल में है, उनका इंतखाबी निशान ले लिया, उनकी
उनके साथ जो हुआ पूरी कौम को पता है, मैं क्या डिटेल में जाऊं। नहीं, मैं एक सेकंड सर साहब, मैं थोड़ा सा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, सर, मैं विद इन 30 सेकंड्स इस बहस को भी खत्म कर देता हूं। सर, आपने जो निशान की बात की, कितने 3 से 4 मौके दिए गए, उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। अब ऑब्वियसली हर दफा अगर शैम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे और फिर अगर ये तसव्वुर करेंगे कि फिर उनको कोई रेगुलेटर डिस्टर्ब भी ना करे और कोई रेगुलेट मामलात भी ना कर सके, बहसियत रेगुलेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर निशान के हवाले से बात हो, तो निशान तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यही वजह है, वो ऑर्डर नहीं था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तमाम तर उन शिकों को पूरा नहीं किया गया। सर, जब आप सर यही वजह है, कानून और कायदे को ही नहीं मान रहे, सर यही वजह है, सर यही वजह है कि उनकी सजाएं मुअत्तल हो रही हैं, और मुअत्तल होने से पहले पूरे पाकिस्तान के सहाफियों को पता होता है कि सजा नहीं, फैसला आएगा, मुअत्तल हो जाएगी, तेरा को भी मुश्किल है। उसमें भी आपको मैं अर्ज कर देता हूं, उसमें भी सर ये है, बसादे एहतराम मैं ये अर्ज जरूर करूंगा कि जो रीडर्स होते हैं अदालतों में या जो रजिस्ट्रार्स होते हैं कोर्ट के, तो उनको बिल्कुल इंफॉर्मेशन होती है। मैं बसीयत खुद वकील, आज ये देखें मैंने वर्दी भी पहनी है और यूनिफॉर्म में हूं, तो बिल्कुल हम जाते हैं रीडर के पास और हम पूछते हैं कि जज साहब ने फैसला लिख दिया है या सुनाएंगे, तो वो ये एक रूटीन मैटर है, वो कह देते हैं नहीं जी जज साहब ने अभी कंप्लीट नहीं किया अपना फैसला, या आज नहीं फैसला सुनाया जाएगा, अगली तारीख पे। तो ये एक रूटीन मैटर है। यहाँ पे हाई कोर्ट्स में 2-2 साल से, अगर ये आप देखें तो 2-2 साल से कई, मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से इसी मामले पे एक बड़ी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे मैंने जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उस टाइम एक केस का मैंने वहां पे आर्ग्यू किया और उसका वेट फॉर ऑर्डर डिसीजन हुआ और अभी तक उसकी जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुई। ये मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट का हवाला देके बता रहा हूँ, और अभी भी उनका केस ये एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि 2 साल हो गए उनके केस का फैसला ही नहीं सुनाया गया। एक केस जो उन्होंने एक क्लाइंट के लिए किया, जब वो ऑफिस बेरर नहीं थे, जब वो ऑफिस होल्डर नहीं थे, तो कम से कम इस चीज को तो देखें। आपके यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें कट ऑफ डेट दी गई है कि विद इन 6 मंथ्स आपको प्रोनाउंस करनी है जजमेंट को, लेकिन यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा डिले होता है और ये एक रूटीन मैटर है। अगर फैसला यहाँ पे ये तो नहीं है कि लिखी लिखाई 5 मिनट के अंदर जो जजमेंट एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया के तौर पे सुना दी जाए या उस तर्ज पे सुना दी जाए। यहाँ पे जज साहब के सामने जो एविडेंस प्रेजेंट हुआ है, जो केस के खदोखाल हैं, जो तमाम तर चीजें जो शहादतें उनके सामने आई हैं, जो एविडेंस है, वो तमाम देख के उन्होंने फैसला करना है। ही हैव टू रीच ए लॉजिकल कंक्लूजन ऑन दैट। अब उसमें थोड़ा अगर उनको वक्त लग रहा है तो उसमें कोई ऐसी कबात नहीं है, कोई कबात नहीं है, रूटीन है, रूटीन मामला है। नजमी आलम साहब, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, बंगश साहब आपकी तरफ आता हूं। नजमी आलम साहब, आपकी पार्टी का एक प्रिंसिपल रहा है शुरू से, एक ऐसा स्टांस है जो हमने बेनजीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद रानी के दौर से हम देखते हुए आ रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसके ऊपर भी आवाज उठाई थी, वो निशाना भी बने इसका। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, और जिस तरीके से 5 रुकनी एजाजुल एहसन साहब के बेंच के ऊपर अब फैसला आईनी बेंच का आने वाला है, मैटर इज सब जुडिस, बट जिस तरह मिलिट्री कोर्ट को इजाजत भी मिल गई है कि आप सजाएं देना शुरू कर दें, लग ये रहा है कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के टारगेट्स तकरीबन अचीव कर लिए हैं। योर व्यूज ऑन इट सर? सर, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैंने खुद मिलिट्री कोर्ट बुक की हैं ज़िया-उल-हक के दौर में, 4 साल उसके सामने पेश हुआ हूं। एज ए पॉलिटिकल वर्कर आई एम सैड टुडे, मेरा दिल अफसोस कर रहा है कि इस मुल्क में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। बेशक हमारे सियासी मुखालिफों को ही, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, आपके पास सबूत हैं, लेके आए उनको, आप सिविल अदालत में पेश करें, वहां से भी सजा हो जाएगी। लेकिन मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए डेमोक्रेटिक, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको सर मिलिट्री कोर्ट से? क्यों नहीं होना चाहिए ट्रायल सर? सर देखिए, बात यह है कि मैंने जो केस ट्रायल देखे हैं, जो मैंने खुद भुगते हैं ज़िया-उल-हक के दौर में जी, तो जो मिलिट्री कोर्ट में बैठता था ना ऑफिसर, वो सिर्फ तारीख, उसके पास लिखा हुआ कागज आता था कि फना तारीख दे दो, क्या बात है, वो तारीख दे देता था। तो एक दफा मैंने उसको कहा कि आप फना तारीख देंगे, कहने आपको कैसे पता? मैंने कहा वो जो कैलकुलेशन होती है वो हर दफा यही होती है। ओके, ऊपर से फैसले आ रहे थे, ऊपर से तारीखें आती हैं। लेकिन इट्स नॉट गुड थिंग कि हम मिलिट्री कोर्ट में से सिविलियन ट्रायल करें। ठीक है, उन्होंने बहुत गलत हरकत की, पीटीआई के 2 लोगों ने, उन लोगों को वर्गलाया गया, आर्मी हाउस पे हमला हुआ, मुख्तलिफ फौजी सी बात पे हमला हुआ, उस लिहाज से तो आर्मी के, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। वो हमला भी बुरी भी रिवायत है, और केस चलाना भी, उनको सिविलियन ट्रायल करें,
और आपको जियाउल हक का दौर याद आ रहा है, आपको जियाउल हक का दौर याद आ रहा है सर, और इमरान खान को याया खान का दौर याद आ रहा है आपकी नजर में? इमरान को शायद याया खान का दौर याद आएगा। मैं समझता हूं कि इमरान साहब पहले भी इस मुल्क को टुकड़े करने की बात कर चुके हैं, इसीलिए वो याया खान के दौर को याद करते हैं। ओके ओके ओके, चलें, बंगश साहब भी हैं पीटीआई के, उनसे इसके ऊपर कमेंट लेना जरूरी है। बंगश साहब, योर व्यूज, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल केस चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स याया खान से मवाजना करना आज के दौर का, क्या वजह है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। मैं जाती तौर पर इंटरेस्टेड था कि मैं बाकी पैनलिस्ट की बातें सुन पाता, नजमी आलम साहब की। आई अपोलोजाइज फॉर द टेक्निकल ग्लिच सर, आई अपोलोजाइज फॉर द टेक्निकल ग्लिच सर, आई विल फिक्स इट, गिव अस अ फ्यू मिनट्स। जी जी, देखिए, जो 9 अप्रैल के बाद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है 9 मई वो बदतरीन आमरीत में भी नहीं हुआ। 9 अप्रैल के बाद जब से एक बॉन्डे तरीके से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, फिर उसके बाद 25 मई का वाकया हुआ, फिर उसके बाद आपने देख लिया कि एक तवातुर से मामलात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रहे थे, आईन शिकनी हुई, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस ना हो सके, 1 साल 1.5 साल जो है गैर कानूनी हुकूमत रही, फिर सबसे ज्यादा जो आपने देख लिया 8 फरवरी को, जिसमें मेरे भाई बैरिस्टर साहब भी उसके बेनिफिशरी हैं फॉर्म 47 के। तो ये सारे मामलात, और फिर आपने अभी रिसेंटली देख लिया जो 26 नवंबर को एक जो सानेहा हुआ है, पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान के मेंबरान को उठाया गया, तकद्दुस पामाल किया गया। ये सारी चीजें जो है हमने जमहूरियतों में कम अज कम नहीं देखी। मुशर्रफ का दौर तो हमारे सामने है, अभी रिसेंट पास्ट की बात है, उसमें भी इतना कुछ नहीं हुआ। लॉयर्स मूवमेंट हमने चलाई, बड़ा ओपनली चलाई, उनको हम क्रिटिसाइज करते थे। एक आमिर था, वो एक जमहूर के ऊपर शबखून मारने वाला आदमी था, उसने भी ये सब कुछ नहीं किया। तो खान साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी बिलखुसूस वो अपना मौकफ जरूर दे, क्योंकि इन्होंने बड़ा चैंपियन करने की कोशिश की कि जब ये 18वीं तरमीम लेकर आए तो इन्होंने कहा कि हमने फेडरेशन को बचा लिया, तो हमने ये कर दिया और सूबों को खुद मुख्तार बना दिया है। आज जो 26वीं आईनी तरमीम जो इन्होंने पास की है, जिनकी शायद ये आपके सवाल से मुझे अंदाजा लग रहा था कि ये शायद मुखालिफत कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर एक मुनाफिकत की सियासत है। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करके इन्होंने जमहूरियत के ऊपर और जमहूरी इदारों के ऊपर, सियासी जमातों के ऊपर एक अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। हमारी अदलिया के ऊपर पार्लियामान ने जिस तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, हालांकि जो जमहूरी रियासतें हैं, जमहूरी हुकूमतें हैं, उनके इंडिपेंडेंट पिलर्स होते हैं। जुडिशरी को आपने इंडिपेंडेंटली काम करने देना है, एग्जीक्यूटिव को इंडिपेंडेंटली, लेजिस्लेचर को इंडिपेंडेंटली। ये बदकिस्मती से 26वीं आईनी तरमीम में जो पीपल्स पार्टी भी उसकी शरीक जुर्म है, पीएमएलएन ने तो उसको खैर लीड किया है, उसके अलावा जो बाकी जमातों ने सपोर्ट किया है, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में एक बदतरीन दौर लिखा जाएगा। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो 18वीं तरमीम को बड़ा हमने सुना कि ये जमहूरियत के चैंपियंस हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी और ये जो बाकी जमातें थी, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करके अपना सारा नैरेटिव डबो दिया है। राइट बंगश साहब, आखिरी मिनट है, मुझे बैरिस्टर साहब से सवाल पूछना है क्योंकि फिर वो मेरे पास नहीं होंगे, उनको कहीं और भी जाना है। बैरिस्टर साहब, बिफोर आई लेट यू गो, सर आपको लगता है कि आपकी इस हुकूमत के दौरान 2 सियासी लीडरान, 2 बानी आजादी चाहते हैं? क्या आपकी हुकूमत में किसी को आजादी मिलेगी? क्या आपको लगता है कि सर 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है उसमें वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ या किसी और ताकतवर शख्स के लिए दावतनामा आएगा या आया है? बैरिस्टर साहब देखिए, जहां तक आपने आजादी की बात की तला साहब, मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह अब इस हुकूमत में आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे और हो रहे हैं। ये आपने देखा भी है। किसी के साथ ज्यादती जो है वो कतन हमारी हुकूमत में ना तो शेवा है, ना हम किसी के साथ ज्यादती के कायल हैं। जिस तरह पिछली हुकूमत, काश ही क्या बेहतर होता कि पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की रही है, पीटीआई की, अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह की फस्तायत ज़्यादा लोगों को जेलों में डाला गया, पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में डाला गया, झूठे केसेस बना के डाला गया, उसका भी जिक्र करते। लेकिन ये बात जरूर है कि यानी आपकी नजर में निकाह वाला केस सर सच्चा केस था बैरिस्टर साहब, इमरान खान पे जो? देखिए, मैं उसको नहीं, मेरा एक अपना उस पर व्यू है। मैं नहीं समझता कि वो कोई
इतनी अच्छी एग्जाम्पल है जिसको, यानी आपकी नजर में झूठा केस था ना, आप कह रहे हैं सच्चे केस बनाए गए, नहीं, मैं झूठा केस था सर? तो मैं समझती कि जाती जिंदगी के ऊपर जो केसेस हैं, एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर तो आप हजारों केसेस, हजारों गलतियां, हम खता के पुतले हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि हम जो है फरिश्ते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोशिश होती है, और अगर किसी ने गलती की है, अपने इंटरेस्ट को कौम के या मुल्क के इंटरेस्ट से पहले रखा है, तो देन ऑफ कोर्स उसका, यानी सर आप एतराफ कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने भी खताएं की हैं और निकाह वाला केस भी एक तरीके से खता ही थी? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी नजर में या मेरी जाती राय में वो इट्स नॉट एन एग्जांपल दैट आई वुड वांट टू कोट। ऐसी मिसाल, ये ऐसा केस है कि जिसकी मिसाल ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बदनुमा केस है सर। मेरी अगर बसात एहतराम मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपको ये जरूर 20 के हवाले से, 20 जनवरी के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पता नहीं पाकिस्तानी, मेरा सवाल कुछ और था सर, दावतनामा आया नहीं आया सर वजीर आजम के पास? मैं इन्फैचुएशन है वेस्ट से, और इतने क्या हम जो है वो इतने इंस्पायर्ड हुए में है कि शायद कोई अमेरिका की गुलामी ना मंजूर और फिर उसके बाद अमेरिका की गुलामी यस मंजूर। ये भी देखने की बात है कि जो नैरेटिव चेंज आया है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिन्होंने सियासी मकसद के लिए या सियासी मसलियत को देखते हुए इस्तेमाल किया या नारा लगाया। 20 की ये बात नहीं है कि दावत आई है या नहीं आई, या किसके लिए आएगी किसके लिए नहीं आएगी। ऑफ कोर्स एक रेसिप्रोसिटी पे तमाम तर मामलात हैं और वो देखे जा रहे हैं। दफ्तर खारजा इस पे बेहतर बता सकता है कि क्या कोई इन्विटेशन आई है या नहीं आई, मेरे इल्म में नहीं है। और अगर आई भी, थैंक यू सो वेरी मच बैरिस्टर अकील मलिक साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। व्यूअर्स, एक ब्रेक ले रहे हैं, नजमी आलम साहब मेरे साथ रहेंगे, कामरान साथ रहेंगे, नवीद कमर साहब भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। यू डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग का आला सतही इजलास हुआ है। पंजाब में पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय किया जा रहा है। जो नून लीग ने वादे किए थे पीपल्स पार्टी से वो पूरे करने होंगे और उनको जो सीटें मिलनी चाहिए थी उम्मीद दी जाएंगी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ रहा और लग भी नहीं रहा आगे बढ़ेगा, क्योंकि संजीदगी कहीं से नजर नहीं आ रही है। पीटीआई वाले कह के थक गए हैं कि हमारी कमेटी की मुलाकात इमरान खान से होने दें। इमरान खान आज जेल में पूछते रहे हुकाम से, भाई आए नहीं आए, मालूम पड़ा नहीं आए। हुकूमत कह रही है कि हम तो मिलने की इजाजत दे रहे हैं, हमने कब रोका है, और कमेटी कह रही है हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा, हमने तो खतो किताबत लिख दिया, दरखास्तें लिख दी, लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा। नजमी आलम साहब मेरे साथ हैं और यकीनन बंगश साहब भी हैं फ्रॉम पीटीआई कामरान साहब। नजमी आलम साहब, क्या आपको लगता है कि नून लीग जो कहती है वो करती नहीं है? शायद यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी को उनको याद दिलवाना पड़ रहा है कि आपने ये वादे किए थे, प्लीज इनको पूरा कर दीजिए ताकि आपकी जबान पूरी हो जाए। हुआ है कि हमें याद दिलाना पड़ रहा है कि हमसे कोई एक बातें तय हुई थी, उन पे अमल नहीं हो रहा, लेकिन हमने उसमें कोई ब्लैकमेलिंग का एटीट्यूड नहीं रखा है। हमने सीधी सीधी अपने मुतालबात जो हमसे बात हुई थी वो की है, चेयरमैन साहब ने भी और हमारी भी, इसीलिए वो बैठे हैं बात करने, और हम बिल्कुल उनसे जो उनके वादे हैं उनको उन पे अमल करवाएंगे, उनसे जो हमसे वादे किए। मरियम नवाज साहबा पावर शेयर नहीं करना चाहती पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में, तो फिर अगर नहीं करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उन्हीं का होगा। लेकिन हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमने उनका साथ दिया था कि किसी तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम चले, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। सिंध के अपने या हमारे जो अपनी पार्टी के जो लोगों के मफादात हैं, और खासतौर पर सूबा सिंध के जो नहरों का मसला हो रहा है, उस पर हमें बहुत सख्त रिजर्वेशन है, उस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और दूसरे इश्यूज हैं, उस पर उनको करना चाहिए, बेहतरी है। हम तो चाह रहे हैं कि मुल्क में डेमोक्रेटिक सिस्टम चले। लेकिन मेरा सवाल नहीं समझा आपने नजमी भाई, प्लीज समझिएगा कि क्या नून लीग अपने वादे करके भूल जाती है या फिर नून लीग ये डबल गेम खेलती है कि पीटीआई से जिस तरह कहा जा रहा है कि हम तो आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कामयाब भी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इमरान खान से मिले, और पीछे मुज़ाकराती कमेटी को मिलने भी नहीं दिया जाता। डू यू थिंक डबल स्टैंडर्ड्स हैं नून लीग में, जो सिचुएशन को देख के रंग बदल लेते हैं? लूजर, अगर डबल स्टैंडर्ड करेंगे तो दे विल बी द लूजर। हम नहीं समझते कि उनको वो करेंगे ऐसा। जब आपस में जब कोई कोल्यूशन होता है तो इश्यूज आते हैं, आई एम वेरी होपफुल कि वो हल हो जाएंगे। लेकिन डोंट यू थिंक नजमी साहब हल तो हो जाएंगे? उन्होंने क्योंकि जरदारी साहब को सदर मुमलिकत बना दिया है तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि पीपल्स पार्टी अब कुछ करेगी नहीं है, तो सदर बैठा हुआ है हमारे पास। नहीं, सदर तो बैठे हैं हमारा, वो अमन वो आईनी तरीके से सदर बने, कोई गैर आईनी तरीके से नहीं। और लेकिन उनको सदर बनाने के लिए भी सपोर्ट तो चाहिए थी ना पीएमएलएन की। सर
PMLN की सपोर्ट से बने हैं। बिल्कुल, आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके प्रेसिडेंट भी लगाया सर, प्राइम मिनिस्टर भी लगाया। हमारे पास सपोर्ट करने के लिए वजह यही थी कि हम चाहते थे कि मुल्क का डेमोक्रेटिक सिस्टम चले, सिस्टम कोलैप्स ना हो, क्योंकि उस वक्त जो सीटों की तादाद थी, कोई अकेला गवर्नमेंट नहीं बना सकता था, ना हम, ना PTI, ना मुस्लिम लीग नून। और नजमी साहब जो नून लीग PTI के साथ कर रही है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वहां आपको डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं सर? बड़ी हैरत हो रही है कि ये कह रहे हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा। बात यह है कि इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूं कि जेल के दरवाजे पे PTI के लोग खड़े हैं और शोर कर रहे हैं कि हमें नहीं दिया जा रहा। अब ऐसी वीडियो कोई आ नहीं रही है ना, अब ये कोई ऐसी वीडियो फिलहाल इन 2 दिनों में रिलीज नहीं हुई है कि PTI वाले वो जेल के बाहर बना के थक गए हैं ना, वो कह रहे हैं अब तो बहुत दफा बना लिए, तो हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देते हैं। अगर मैं होता PTI वालों की तरफ तो मैं जाके वहां खड़ा हो जाता कि जी हम आए मिलने, नहीं मिलने दिया जा रहा। इससे अच्छा पॉलिटिकल मूव क्या होता? ठीक सर, ठीक सर। इसके बारे में खुद भी नहीं जाना चाह रहे। बंगश साहब, क्यों जेल के बाहर से कमेटी नहीं जाके पहुंच के बता रही कि हमें अंदर नहीं जाने दे रहे? और आपकी नजर में नून लीग मुज़ाकरात क्यों कर रही है बंगश साहब? सबसे पहले तो जो नजमी आलम साहब ने बात की, मैं क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। सियासी वर्कर हैं हमारी तरह के, लेकिन उनसे आपने सवाल पूछा तो उन्होंने पहले से ही कह दिया कि जी हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन्होंने तो यही कहना है, लेकिन पाकिस्तानी कौम अब समझ चुकी है। ब्लैकमेलिंग का वर्ड ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं प्रेशर टैक्टिक्स, प्रेशर टैक्टिक कह दें, या बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो अपनी शेरवानी तैयार किए हुए थे 26वीं आईनी तरमीम से पहले, तो खैर इनकी ये ख्वाहिश है, होनी भी चाहिए एक सियासी जमात की, लेकिन बज़ाहिर यही है कि इनको जो हिस्सा चाहिए था या चाहिए वो तो इनको मिल गया है, लेकिन अब जो 26वीं आईनी तरमीम को इन्होंने सपोर्ट किया है पीपल्स पार्टी ने, अब उसका मुआवजा भी चाहिए पंजाब में। हालांकि सबको, पूरे पाकिस्तान को पता है कि पंजाब की हुकूमत भी फॉर्म 47 के बैसाखियों पर खड़ी है। तो जो उसूल परस्ती की बातें करती थी पीपल्स पार्टी, या अभी भी आपको ज़ेरे लब नजर आती है, ये पार्टनर्स हैं एक दूसरे के, यकीनन अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए मफादात देखते होंगे, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी की कोई बात नहीं है। जो इन्होंने बात की है, पाकिस्तान की मईशत की बदहाली देख लें, पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल देख लें, गवर्नेंस के इश्यूज देख लें, करप्शन के देख लें, और पूरी दुनिया में जो हमारी जगहसाई हो रही है, सारी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं उन्होंने जिस तरीके से हमारे फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो आपने नजमी साहब ने जो आखिर में बात की है कि जी अडियाला के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो इनकी याद दहानी के लिए मैं ये बता देता चलूं कि कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को और हमारी दीगर पूरी क़यादत को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया है कई दफा। अब आप अगर नजमी आलम साहब जाना चाहते हैं तो जरूर चले जाएं, अडियाला के बाहर देख लें कि वहां पे मीडिया को बात करने की इजाजत है या नहीं है, या वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद। मेरा आखिरी सवाल, क्यों हुकूमत क्यों मुज़ाकरात कर रही है? हुकूमत क्यों चाहेगी इमरान खान बाहर आए? देखिए, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, मैं इस अमल में डायरेक्टली तो नहीं इन्वॉल्व, लेकिन एक तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से जो मुझे लग रहा है वो यही है कि हुकूमत जो है इन मामलात पे एक छोटी सी डिमांड है मुज़ाकराती कमेटी की, और ये होता है पूरी दुनिया में जहां पे भी डायलॉग होता है, वहां पे जो मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड की जाती है दो पार्टीज के दरमियान जो मसला चल रहा होता है। ये यहाँ पे बड़ी मजे का खेज बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर्स हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा खान साहब के साथ। मुझ जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तो छोड़े, मैं जाती तौर पर 5 दफा अडियाला गया हूं। ठीक सर, ये बताइए बंगश साहब, अलीमा खान साहिबा ने आज एक बात बता दी है कि अली अमीन गंडापुर डील्स लेकर आते हैं। क्या अली अमीन गंडापुर डबल एजेंट है? डबल एजेंट तो नहीं है, खान साहब के कारकुन हैं, ये तो मैं आपको जरूर बता देता चलूं। जो अलीमा खान साहिबा ने बात की है उसका जवाब जो है मेरे ख्याल से मुनासिब यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब ही दे दें, उनके पास जरूर लॉजिक होगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ है, हमारे रिजर्व सीट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपोजिशन ना होने के बराबर है।
तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब हुकूमत चलाने के मामलात देखने के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मामलात हैं, तो वो यकीनन खान साहब की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं, ना वो किसी को एक्सेप्टेबल। खान साहब कह रहे हैं मैं डील नहीं लूंगा, वो डील लेकर आ रहे हैं तो बिना इजाजत के ला रहे हैं ना सर। खान साहब की अगर इजाजत नहीं होगी तो मैं ये आपको, यानी आप कह रहे हैं खान साहब ऊपर से कह रहे हैं मैं डील नहीं लूंगा, अंदर से कह रहे हैं कोई डील लेकर आओ। बिल्कुल वो नहीं कह रहे। खान साहब पहले दिन से बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है खान साहब का। हमारी जो तौजीहात है, हमारे जो अगराज और मकासद हैं, हम उनसे एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। थैंक यू कामरान फंगर साहब, थैंक यू नजमी आलम साहब। आई एम आउट ऑफ टाइम, सॉरी टू इंटरप्ट, एक ब्रेक लेनी है, टेक अ ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वी आर लकी इनफ टू हैव सैयद नवीद कमर शाह साहब विद अस। नवीद कमर शाह साहब वफाकी वजीर खजाना रह चुके हैं, वजीर पेट्रोलियम रह चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो के भी बड़े खास मुशीर थे, काबीना का हिस्सा थे, आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। नवीद कमर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। नवीद कमर साहब, पहला सवाल यकीनन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल, आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट को भुगता है, देखा है, जानते हैं आप माजी में क्या हुआ है। आपकी नजर में क्या आज भी पीपल्स पार्टी को अफसोस है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो रहा है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला आगे बढ़ रहे हैं? नवीद कमर साहब, देखिए, दो अलग चीजें हैं। एक नॉर्मल किसी भी क्राइम के लिए किसी सिविलियन का जो है मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, उस पर तो क्लैरिटी है। लेकिन अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला होता है तो एक तरीके से वो जंग की सूरत बन जाती है। अगर उसको हम स्ट्रिक्टली या सीरियसली नहीं लेंगे तो कल को कोई बाहर का एजेंट भी आके हमारे बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशन, चाहे वो कहूटा हो या कोई और हमारे मिसाइल प्रोग्राम के जगहें हों, उस पर अगर हमला करेगा तो ये बहुत सीरियस मैटर है और उसमें जो भी कोर्ट का फैसला है मेरा ख्याल है कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इकोनॉमी पे डिस्कशन आपसे बहुत जरूरी समझता हूं मैं कमर साहब। आज हमारे वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि 1.5 लाख हमने नौकरियां आसामियां खत्म कर दी हैं, कॉस्ट कटिंग पे आ गए हैं, राइट साइजिंग के ऊपर आ गए हैं। क्यों कॉस्ट कटिंग और राइट साइजिंग हमेशा चैलेंज रहा है और आपकी नजर में कितना नुकसान हो चुका हुआ इसकी वजह से पाकिस्तान को? सर देखिए, पहली चीज तो ये कि जब 18th अमेंडमेंट पास की थी पार्लियामेंट में तो उस वक्त बहुत सारे जो डिपार्टमेंट थे जो फेडरल गवर्नमेंट के पास थे वो डिवॉल्व हो गए थे सूबों को। लेकिन वक्त के साथ हुआ ये कि वो ये फेडरल ब्यूरोक्रेसी ने फिर अपनी एम्पायर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी शुरू की। तो जहां तक उन डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है जो कि डिवॉल्व हैं, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी जो हैं वो सल्तनतें बनी हुई हैं, उनका डिवॉल्व होना तो बहुत लाजिम था, हमारी मैनिफेस्टो में भी है। उसका सिर्फ एक पीपल्स पार्टी ने शर्त रखा है कि भाई किसी को नौकरी से निकाल नहीं, क्योंकि बेरोजगारी वैसे भी मुल्क में बहुत है और बेरोजगारी ना क्रिएट की जाए। ये है कि वो असामियां जो कि पुर नहीं की हुई, जो खाली हैं, अगर उनको एबॉलिश करते हैं क्योंकि वो डुप्लीकेशन है सूबे की और मरकज की, तो वो मेरा ख्याल है कि वो उससे बजट डेफिसिट कम करने में फायदा होगा। उसके अलावा बाकी अगर कुछ ये कर रहे हैं, कुछ इदारे जो हैं वो जम्क अगर कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेटिवली डुप्लीकेशन वो भी कम हो सकती है। बट स्टैंड अलोन किसी चीज की जो अफादियत हो और उसको बंद किया जाए, जैसे इन्होंने पहले यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह के सिलसिले में बात की थी, तो उसकी पीपल्स पार्टी मुखालफत करती है। नवीद कमर साहब, आज तक मुज़ाकराती टीम पीटीआई की कह रही है कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा इमरान खान से, बात होगी तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। आपने तो 24 तारीख को कह दिया था कि मिलने दिया जा रहा है। व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी सर? ये दुरुस्त बात नहीं। देखिए, एक पहली चीज तो ये कि आप उन लोगों के जो बयानों पे मुझसे कमेंट ले रहे हैं जो कि उसमें मुज़ाकरात में है ही नहीं। बाहर कोई क्या कहता है, अपनी सियासत चमकाता है, वो उनका मामला है। बात सारी ये है कि आखिरी मीटिंग में ये तय हुआ था कि जब तक कि खान साहब के साथ एक तवील मुलाकात नेगोशिएशन टीम की नहीं होती तब तक वो राइटिंग में अपने डिमांड्स नहीं दे सकते। तो ये अग्री हुआ कि वो मुलाकात करेंगे। अब वो किस दिन होती है, मेरा हिसाब से वो अनकरीब होगी
और फिर हमारी नेगोशिएशन कमेटी जो है दोनों साइड्स, वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह मिल बैठ के फिर चीजों को आगे थैंक यू सो वेरी मच सैयद नवाब की कीमती वक्त के लिए। यकीनन उम्मीद करते हैं बेटर लेट देन नेवर मुलाकात हो मुज़ाकराती कमेटी की। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में वजीर आजम ने आज एक अच्छी खबर दिया कि बिजली की कीमतें कम करने के लिए हम IMF से दोबारा निगोशिएट करेंगे, बात करेंगे। अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए। आप भी मेरे साथ आमीन कहिए। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।